हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग मेरा डेली लेक्चर ले रहे होंगे। अगर आप लोग डेली मेरा लेक्चर ले रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चल सके आप लोग मेरा डेली लेक्चर अटेंड करते हो। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरह से पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब हम सेल का दूसरा टाइप आज से पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका एक बनाएंगे खूबसूरत सा डायग्राम, जिससे हमें यूकैरियोटिक सेल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यह एक इनर मेम्ब्रेन है तो हम इसे बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मोलेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा या सेल मेम्ब्रेन होती है, यह होती है परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, और यह एक प्रकार से प्रोटेक्शन का काम करती है। इसका क्या काम होता है? यह होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल के अंदर क्या चीज़ आनी है, सेल से क्या चीज़ बाहर जानी है, उसको परमिशन, उसको सिलेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। और अगर यह एक एनिमल सेल है तो यह इसके ऊपर जो दूसरी लेयर सेल वाल की है वह नहीं पाई जाएगी, यह ऐसे ही होगा। लेकिन अगर हम इसे एक प्लांट सेल मानते हैं तो इसके ऊपर एक सेल वाल की भी मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी कुछ इस प्रकार से, या इसे हम क्या बोलेंगे? सेल वाल। सेल वाल किसकी बनी होती है? अंबुजा सीमेंट की, इसलिए यह क्या होती है? रिजिड। जब यह मैच्योर हो जाती है तो यह हो जाती है रिजिड, और जब यह मैच्योर नहीं होती है तो यह भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी मैच्योरिटी बढ़ती है यह रिजिड होती जाती है। और यह जो बाकी का स्पेस है पूरा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा जो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वह मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब कि वह वेल डिफाइंड होता है। वहीं पर प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस हमने देखा था वह नंगा पुंगा सा था, ऐसे ही खुला हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहा था। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाएगा वह वेल डिफाइंड होगा, उसमें न्यूक्लियर इनवलप भी जो होगी वह वेल डिफाइंड होगी और डबल मेम्ब्रेन होगी, कुछ इस प्रकार से। कुछ ऐसे इसकी मेम्ब्रेन पाई जाएगी और इसमें कुछ आपको होल भी दिखाई दे रहे हैं। यह जो है अंदर की साइड में यह इसकी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यह जो बाहर की साइड है यह इसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और जो इसके अंदर ये होल आपको दिखाई दे रहे हैं यह किस लिए है, हम इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यह कि
आउटर मेम्ब्रेन है और यह इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो किसी चीज़ को अगर न्यूक्लियस के अंदर आना होगा तो वह नहीं आ पाएगा, इसलिए इसमें होल होते हैं, जिससे कि अगर कोई चीज़ न्यूक्लियस के अंदर आनी है तो वह आराम से अंदर चली आएगी, अगर किसी चीज़ को बाहर जाना है तो वह आराम से बाहर चली जाएगी, इसलिए इसमें होल होते हैं कुछ। तो हम इसे बना लेते हैं। इस प्रकार से जो न्यूक्लियस है इसका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और इसके अंदर में पाया जाएगा वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा डीएनए। यह क्या है? यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ सेल हम न्यूक्लियस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेल होता है उसमें जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी करवाता है डीएनए, और डीएनए क्रोमोसोम में किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितने भी फंक्शन है वो कौन करवाएगा? न्यूक्लियस। तो हम इसलिए जो न्यूक्लियस है हम इसे ब्रेन बोलते हैं सेल का। और जो न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसका जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनल और पाया जाता है जो कुछ इस प्रकार से होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम क्योंकि यह कुछ रेटिकुलर टाइप का होता है, कुछ धसा धसा हुआ, जैसे यह अंदर की साइड में कहीं कहीं पर धसा हुआ है, इसलिए हम इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यह क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके ऊपर कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं। अब जिस साइड में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं या कुछ आपको रफ रफ सा खुरदरा सा दिखाई दे रहा है, इसकी जो अपीयरेंस है यह रफ है, इसलिए हम इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वहीं जो दूसरा साइड है जिधर इसमें राइबोसोम नहीं है वह आपको खुरदरा नहीं दिखाई दे रहा, रफ नहीं दिखाई दे रहा, वह कुछ स्मूथ सा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस साइड को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इसके अलावा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके पैरेलल एक और ऑर्गेनल पाया जाता है, यह एक दूसरे को काटते नहीं हैं, कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? यह है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज
सर्वप्रथम मतलब कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है इसे सबसे पहले डिस्क्राइब जिन्होंने किया था वह थे कैमलियो गोल्गी। इन्होंने 1898 में इसको डिस्क्राइब किया था। और जो सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर और कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, तो इसके अंदर और ऑर्गेनल्स में एक बड़ा सा वॉक्यूल पाया जाएगा। वॉक्यूल जो होता है यह क्या काम करता है, यह काम करता है स्टोर का, जो एक्स्ट्रा रिजर्व मटेरियल होते हैं उनको वैक्यूल रिजर्व स्टोर करता है। इसके अलावा इसमें जो ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वह हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है यह इसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं और यह काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। इसके अलावा इसमें जो ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वह हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है या फोटोसिंथेसिस करवाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाएंगे राइबोसोम, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं वह कौन से होते हैं? एटीएस। इसके अलावा कुछ राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, और कुछ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं ये 70S राइबोसोम होते हैं। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो ऑर्गेनल पाया जाएगा वह है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, और सभी ऑर्गेनल्स को एक ही स्ट्रक्चर में बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सभी सेल नहीं होते हैं, कुछ सेल होते हैं जिनमें इनसे भी कम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें वह बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। उसमें जो न्यूक्लियस होता है वह भी नंगा पुंगा ऐसे ही खुला हुआ घूमता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके अंदर वैक्यूल भी खुला घूमता है, क्लोरोप्लास्ट भी खुला हुआ घूमता है, और इसमें जितने भी हैं वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। मतलब कि जितने भी इसमें ऑर्गेनल आपको दिख रहे हैं सभी में मेम्ब्रेन दिख रही है। और इसमें जो न्यूक्लियस है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखें तो आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे पॉइंट्स लिखते हैं।
इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहला तो इसमें हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है। तो लिख सकते हो कि जो यूकैरियोटिक सेल है दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट दूसरा पॉइंट जो है तो वह है कि इन सभी के पास में मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस and organelles present। और इसके अलावा आप लोगों को इसमें क्या दिख रहा है कि सभी के पास में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसलिए जो इनकी जो अपीयरेंस है सभी कंपार्टमेंट में है, सबका अपना अलग अलग कंपार्टमेंट है। जैसे लिख सकते हैं कि presence of membrane gives clear compartmentalization of साइटोप्लाज्म। इसका क्या मतलब है कि जो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है या साइटोप्लाज्म को क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि हमने देखा था जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें सभी में मेम्ब्रेन नहीं उपस्थित थी और सभी साइटोप्लाज्म में ऐसे ही खुले घूम रहे थे। वहीं पर हमने यूकैरियोटिक सेल में देखा कि सभी के पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन है और वह सभी कंपार्टमेंट में है। जैसे कि अगर उदाहरण में हम देखें तो अगर कोई ऑफिस को हम देखते हैं जहाँ पर बेंचें पड़ी हुई होती हैं और वहाँ पर एक लोग बैठ के काम कर रहे हैं, उनके बगल में दूसरे लोग बैठ के काम कर रहे हैं और बीच में एक डिवाइड है। और लेकिन जो इधर जो बैठा काम कर रहा है वह इधर बैठे जो काम कर रहा है उसमें बहुत ही आसानी के साथ में देख सकता है। मतलब कि वहाँ पर कोई भी प्राइवेसी नहीं है, लोग एक दूसरे में ताक झांक कर रहे हैं। ऐसी जो ऑफिस होते हैं हम उन्हें बोलते हैं शेयर्ड ऑफिस। मतलब कि वहाँ पर एक ही ऑफिस है, एक ही प्लेस है और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के अपना अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे में ताक झांक भी कर सकते हैं, एक दूसरे का देख भी सकते हैं। लेकिन आप जब यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो इसमें जो ऑफिस सबकी अपनी अलग अलग है, सबकी अपनी ऑफिस है, सबकी अपनी दीवार है, सबकी अपनी केबिन है और सबके अपने दरवाजे हैं। और यह केबिन, दीवार और यह दरवाजे जो हैं वह क्या है, इसकी मेम्ब्रेन जो सभी में आपको दिख रही हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है यहाँ पर मान लो जो ऑफिस है वहाँ पर ऐसी ऑफिस है कि यहाँ के मैनेजर की ऑफिस अलग है, CEO की ऑफिस अलग है और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनकी ऑफिस अलग है। इस प्रकार से यहाँ पर सभी अपनी अलग अलग ऑफिस में अपना अलग अलग काम करते हैं और सबकी प्राइवेसी बनी हुई है। इस प्रकार से कि हम समझ सकते हैं कि जो इसकी जो मेम्ब्रेन है यह क्लियर कंपार्टमेंट देती है सभी ऑर्गेनल्स को। इसके अलावा हम इसमें से और क्या नोट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, तो जो फोर्थ पॉइंट है वह यह है कि they have complex loco
मोटरी एंड साइकोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी होता है और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी होता है, जिसे अभी हम बहुत ही डिटेल के साथ में आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा हमें दिख रहा है कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वह बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है, किसमें? एक क्रोमोसोम के रूप में। तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिसका जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका डीएनए है, वह क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है, क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड है। तो जो फोर्थ पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट है, देयर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं जो हमने फोर्थ पॉइंट देखा था, दे हैव लोकोमोटरी नहीं, दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो उसका क्या मतलब है? तो हम पहले बात करते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं। लोकोमोटरी मीन्स होता है जो चीज, जो स्ट्रक्चर किसी जो सेल होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में हेल्प करे। ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करे, मतलब कि उसकी लोकेशन में चेंज करे। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखा था? वह था फ्लैजेला। और फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लैजेला। फ्लैजेला जैसा प्रोकैरियोटिक सेल में था वैसा ही यहां भी पाया जाएगा। या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर में पाई जाती है सेल वॉल। वहां पर हमने देखा था, लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। तो जो यह थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर एक्सटेंशन है इसे हम बोलते हैं टोटल फ्लैजेला। और जो यह पार्ट है इसका लॉन्गेस्ट जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और जो इसके बेसल में प्रेजेंट है, जो इसका बेसल पार्ट है, इस हम इसके बेसल पार्ट को बोलते हैं बेसल बॉडी, जो कि इसे उखड़ने से बचाता है। इसके बीच में एक पॉइंट पाया जाता है जो कि फिलामेंट और बेसल पार्ट को एक दूसरे से रोक के रखता है, मतलब चिपका के रखता है, जोड़ के रखता है, उसे हम बोलते हैं हुक। तो जो फ्लैजेला होता है इसके पास तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है या फिलामेंट होता है और इसका जो बेसल पार्ट होता है उसे बेसल बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें और एक लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है, वह होता है सीलिया। सीलिया भी सेम कुछ ऐसे ही होता है और जो सीलिया का अरेंजमेंट होता है वह 9+2 होता है। इसे हम अभी डिटेल से आगे लेक्चर में पढ़ेंगे।
अगर हम बात करें फ्लैजेला और सीलिया की, तो अगर जैसे कि एक बैक्टीरिया है, तो इसमें अगर एक फ्लैजेला ऐसे निकला हुआ है, यानी कि मोनोट्राइकस है, तो एक फ्लैजेला एक बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, लेकिन सीलिया अकेले नहीं ले जा सकती है, क्योंकि जो सीलिया का साइज होता है वह फ्लैजेला से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। सीलिया कुछ इस प्रकार से बैक्टीरिया पर निकली हुई होती हैं। जो सीलिया होती हैं या जब कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करती हैं, तब बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। या कौन सा मूवमेंट करती हैं? कोऑर्डिनेशन। जैसे आपने देखा होगा बागी मूवी के फर्स्ट पार्ट में एक साउथ में एक गेम होता है जहां पर नाव को चप्पू से बहुत लोग चलाते हैं कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में। अगर वहीं पर आधे लोग नाव को सामने की साइड चलाएं और आधे लोग नाव को पीछे की साइड में चलाएं, तो क्या नाव आगे जाएगी? नहीं जाएगी। वैसे ही सीलिया जब सभी एक ही साइड में कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करते हैं, तब यह बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यानी कि उसका लोकेशन चेंज होता है। सीलिया हमने फ्लैजेला को तो पहले ही बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। सीलिया को हम अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अगर अब हम बात करें साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि हमारी जो यह शरीर है, जो मांस हमारे शरीर में पाया जाता है, अगर हमारी शरीर में हड्डी ना होती तो हमारा शरीर का जो ये मांस है या कहीं पड़ा हुआ होता। सारी तो नहीं बना रहे थे, लेकिन यह बन गई। जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे कि कोई छत है, उसको रुकने के लिए उसमें सीमेंट डालते हैं छत में, कंक्रीट जो डालते हैं, गिट्टी मोरंग ये सब डालते हैं छत को बनाने के लिए। अगर उसमें सरिया नहीं डाली जाए तो क्या सीमेंट, गिट्टी, मोरंग ये सब रुकेगी? वो नहीं, नीचे गिर जाएगी, रुकेगी ही नहीं। जैसे हमारे शरीर का जो मांस है, अगर इसमें हड्डी नहीं पाई जाती तो क्या मांस रुकता? या भी तो नीचे गिर जाता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हम जाने के लिए कैपेबल होते? नहीं होते। वैसे ही एक जो सेल होती है, जो सेल का यह स्ट्रक्चर होता है, अगर इसको हम कहीं से सपोर्ट प्रोवाइड ना करवाएं तो यह क्या, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो सब एक जगह पर रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। वैसे ही जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसे तोड़ें तो हमें पता चलेगा। साइटो मीन्स होता है सेल, स्केलेटल मीन्स होता है फ्रेम, यानी कि सेल का जो फ्रेम होता है उसे हम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। साइटोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है माइक्रो फिलामेंट, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा माइक्रो ट्यूब्यूल। तो जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से सेल में पाया जाता है। और कुछ लाइनें जो होती हैं, कुछ जो फाइबर्स होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फाइबर ऐसे पाए जाते हैं।
इस प्रकार से सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेम होता है, वह बनके तैयार होता है, जिसके ऊपर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे अगर हम क्लोरोप्लास्ट को मान लें तो वह इस फाइबर के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर माने तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और अगर इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो यह जो ये फाइबर होते हैं, इन्हीं को पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि हमें चलने के लिए एक सरफेस चाहिए होता है जहाँ पर हम स्टेबल होकर चल सकें, वहीं अगर हमारे पास स्टेबल सरफेस नहीं होगा और उस पर ऑयल पड़ा हुआ होगा तो हम चल तो नहीं पाएंगे, कहीं पर पड़े हुए ऐसे चिल्ला रहे होंगे। वैसे ही इन्हें जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में, इन्हें भी चलने के लिए एक स्टेबल सरफेस चाहिए, जो कि इन्हें ये फाइबर्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेल में चल पाते हैं। और जैसे कि छत में सीमेंट को रोकने के लिए, कंक्रीट को रोकने के लिए सरिया का काम होता है, वैसे ही जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनल को रोकने का काम करता है। इस प्रकार से हमारा जो यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम था यह पूरी तरह से समझ में आ गया है आप लोगों को, और अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर हम माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो है, हम इनके साइज को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि कौन सा साइज छोटा होता है और कौन सा साइज, किसका साइज बड़ा होता है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछ भी लिया जाता है। कंपैरिजन ऑफ साइज इन साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। तो जो सबसे बड़ा इसमें से जिसका साइज होता है वह होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, उससे जो छोटा होता है, मतलब कि जो बीच का होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और जो इससे भी छोटा होता है उसका नाम है माइक्रोफिलामेंट। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्टार बना लीजिएगा इस पर कि जो साइज होता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट का, सबसे बड़ा होता है माइक्रोट्यूब्यूल, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर होता है माइक्रोफिलामेंट। इस प्रकार से हमारा जो डायग्राम था यूकैरियोटिक सेल का वह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमने देखा उसमें न्यूक्लियस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सीसोम और सेंट्रल वैक्यूल। तो ये सब जो ऑर्गेनल्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जिन्हें हम डिटेल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम जितना पढ़े हैं इतना आज के लिए काफ़ी है। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जाइए, अभी जुड़ जाइए। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप वहाँ नहीं जुड़ते हो तो शायद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना कर पाओ जो वहाँ पर करवाए जाते हैं। इसलिए अभी जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।